एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका आज की इस सुबह में और अपने इस सेशन में। उन सबका भी जो मुझे जूम पर सुन रहे हैं और अपने उन व्यूअर्स का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आप सभी मेरे साथ हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। तो कैसा रहा कल का दिन? कैसा रहा कल का दिन? कोई शेयर करेगा? कोई बताना चाहेगा? कोई खास बात हुई, कुछ ऐसा जिसे रात को स्टोन हाथ में लेके कहा हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। बताएं। गुड मॉर्निंग किसके मैम। लिए? जी उमा जी। कल का मैम दिन तो बहुत बिजी था, हम्म। बट रात को थोड़ा मुझे चिंता चिंता हो रही थी मैम। सुबह भी थोड़ी सी परेशान लग रही थी, बस और कुछ नहीं। एंड मैं अच्छा, तो भूल कल गई। किस चीज के लिए किया? क्या मैम चिंता? कुछ नहीं मैम, घर के नहीं, काम। चिंता नहीं, चिंता अच्छा। नहीं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करना है ना रात में मैजिक स्टोन हाथ में लेके। तो कल किस ये चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया? नहीं किया मैम, बस मैं ना थोड़ी सी इमोशनल फील कर रही थी, तो मैंने जो चीज मैंने कभी अपने हस्बैंड को बोली नहीं थी ना, तो वो सब हम मैंने रिमाइंड की। एंड मतलब पुरानी यादें कुछ थी, कुछ फैमिली वालों के प्रति, और मतलब इमोशनल थी मैम रात के टाइम पे। तो हम्म। बहुत ज्यादा जो मैं तो, बहुत कम तो फीलिंग शेयर। उस वक्त ग्रेटिट्यूड किस चीज का किया ये पूछ रही हूँ। मैं जिनको याद कर रही थी ना मैम, उनके प्रति किया, कि मैंने उनके प्रति कुछ अच्छे पल भी बिताए थे, या मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रही हैं। आया? नहीं आया था ग्रेटिट्यूड उस समय, ये पूछ रही हूँ सिर्फ मैं। यस मैम, यस मैम, आया या था। इमोशंस के साथ बह गई, ये पूछना चाह नहीं, रही हूँ। नहीं मैम, नहीं मैम, देखिए, हम जब है ना कोई बुराई अपने अंदर लेते हैं ना मैम, तो बुराई के साथ सामने वाले की अच्छाई हम कई बार भूल जाते हैं। एंड जब से मैंने वो मिरेकल या जादू जगाना चालू किया है ना मैम, लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन तो मैम आती है, बट ग्रैटिट्यूड के साथ आती है। अब तो कुछ नहीं आता। अब हम्म। गिले शिकवे थे ना, वाकई मैम, अब मैं नहीं रखती हूँ किसी के प्रति। इसी के लिए उनकी सारी बहुत पॉजिटिव बढ़िया। चीजें याद कर रही थी, हम्म। कि एक जमाना था, मतलब एक टाइम ऐसा था ना। तो तो सबसे पहले अगर ग्रेटिट्यूड निकला था तो सबसे पहले मुझे यही बताना था कि कल मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो इमोशनल उन रात उन के लोगों के टाइम, लिए ग्रेटिट्यूड निकला और मतलब अपने हर लिए टाइम। भी ग्रेटिट्यूड हाँ, निकला। यस मैम, कल का दिन, मतलब हर कल का टाइप की दिन क्या था फीलिंग। कल? बात सुनो, एक मिनट मुझे पूरा करने दो। कल का दिन यस। क्या था कि हमने शीशे में देख के, मिरर में देख के खुद को भी ग्रेटिट्यूड करना था। तो कल आपको ईश्वर ने मौका दिया इमोशनल करके ये याद दिलाने का कि हाउ इमोशनल यू आर। तो शीशे के सामने जाना था और खुद को कहना था, हाय उमा, तू कितनी प्यारी है, कितनी इमोशनल है, सबके हर चीज भुला के कितने प्यार से सबको याद कर रही है, यू आर सो लवली। अपने आप को वो प्रेम देना था बेटा। ठीक है? यस यही तो मैम। मौके देती है सृष्टि हमें। वो हम बस बह जाते हैं उसके साथ, उसी भाव में बह जाते हैं। तो हमें ये मौके दे रही होती है। यही तो जादुई संकेत में मैंने बताया था कि वो हर चीज से हमें कुछ संकेत दे रही होती है। हम उसमें से क्या ले रहे हैं? चलो, ये जादू वाले सेशन का पोर्शन शुरू हो गया। इसे 11 बजे ही डिस्कस करेंगे। श्री, कुछ शेयर करना है? अनम्यूट किया हुआ है। अपने आप को ब्लेस करो उमा। अब कर लो, कोई बात नहीं, मन ही मन कर लो जो रात करना था। अब रियलाइज हो गया हाउ इमोशनल यू आर। तो खुद को कहो, पुचकारो खुद को। ठीक है बेटा? यस मैम। चलो। अच्छा, मुझे लगा श्री ने कुछ कहने के लिए अनम्यूट किया हुआ है, वो तो म्यूट करके भाग गई। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जो छोटे वाले मेरे ग्रुप के, ये आजकल शैतान हो रहे हैं कुछ। दी चलो, राधे राधे। राधे राधे ज्योति। कुछ कहना है या राधे राधे करनी थी? नहीं, बस राधे राधे करनी थी, सबको राधे राधे। ओके, ओके, राधे राधे, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की।
तो आज जो रिमाइंडर्स हम लोगों को आ रहे हैं वो रिमाइंडर है कि जीवन में जब जब हम हमारे सामने फूल और कांटे दोनों आएंगे, ये जीवन है, जब तक हम जिंदा हैं तो फूल और कांटे दोनों ही आते रहेंगे। इवन जब अवतार लेकर ईश्वर धरती पर आए तो उनके जीवन में भी आए कांटे भी और फूल भी, और हम सबसे कई ज्यादा गुना कांटे आए। हम अगर उनके कांटों को देखेंगे तो हमें अपने कांटे तो बहुत नन्हे नन्हे निक्के निक्के से लगने लगेंगे। उनके जीवन में तो बहुत बड़े बड़े कांटे आए थे, पैदा होने से लेके जब तक वो इस धरती को छोड़ के गए तब तक कांटे ही कांटे रहे उनके साथ, चाहे वो कृष्ण रूप में आए थे चाहे वो राम रूप में आए थे। तो हमारे जीवन में भी दोनों चीजें आएंगी, लेकिन रिमाइंडर क्या है कि अगर हम पहले कांटों को देखेंगे तो हमें फूल फूल नहीं लगेंगे, कभी भी फूल फूल नहीं लगेंगे। अगर हम पहले कांटे देखना शुरू कर देंगे, फूलों पर नजर ही नहीं जाएगी। जैसा अभी उमा ने कहा कि जब हम किसी नेगेटिव फीलिंग में होते हैं तो उस इंसान की कमियां ही दिख रही होती हैं, हमें उसकी खूबियां दिख ही नहीं रही होती, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पहले हमने उसमें के कई सारे कांटे देख लिए होते हैं। अगर उन कांटों को देखकर उन कांटों से मिलने वाले रिमाइंडर ले लें, वो कांटे जो कमियां उस इंसान में हैं, या जो चीज हमें अनवांटेड लग रही है, हमें अनडिजायरेबल लग रही है, वो चीज हमें क्या याद दिला रही है? हमें जिस चीज पर हमारा ध्यान जा रहा है वो हमारे लिए है, वो वैसी हमारे लिए बनाई गई है। आप सभी लोगों में से काफी सारे लोगों का ये इच्छा सी जागी थी, कल के सेशन में भी आप लोगों ने बात की थी कि हम आध्यात्मिक यात्रा पर, यानी कि मैं कौन हूँ की तरफ बढ़े। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें उसके लिए भी बीच बीच में मैं शेयर करती रहूंगी, ताकि वो आपकी पूर्व तैयारी हो जाए कि जिस दिन वो पर्टिकुलर वो सेशन हो, आप पहले से तैयार रहें उसके लिए, आपके अंदर वो जागृति, वो ओपननेस आ जाए। तो जो कुछ भी हो रहा है, जिस पे मेरा ध्यान जा रहा है, तो पहला पहला समझ तो ये है कि फूलों पे ध्यान देंगे, कांटों पे ध्यान देंगे तो कांटे ही दिखेंगे, और फूल दिखे भी तो फूल फूल नजर नहीं आएंगे। उनकी खूबसूरती, उनकी वो खुशबू, उनकी वो कोमलता, उस पे निगाह ही नहीं जाएगी, क्योंकि पूरा फोकस कांटों पे रहेगा। लेकिन अगर हम पहले फूल देखने की आदत डाल लेंगे, कांटे दिखे भी तो कहे नहीं कुछ अच्छा भी होगा, पहले उसको देखते हैं फिर कांटों को देखेंगे, तो अगर इस तरीके की आदत डाल लेंगे तो जब हम फूल को पहले देखना शुरू करेंगे तो कांटे उतने नहीं चुभेंगे, कांटे उतने भयानक नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले हमने फूल देख लिए और उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड में आ गए। तो कोई भी इमोशन, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इंसान जो हमारे सामने आ रहा है कांटों के रूप में, वो हमें क्या याद दिलाने आ रहा है, उससे हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है? क्योंकि हमने पहले भी एक सेशन में समझा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए नहीं, मेरे मेरे साथ नहीं, मेरे लिए हो रहा है, मेरी मदद के लिए हो रहा है। मैं अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप से, उस ईश्वरीय स्वरूप से मिल सकूं, उसे जान सकूं, उसकी तरफ वो वो अंदर से वो ऐसे ऐसे करके हेलो भीड़ में कर रहा है, तो हम उसकी तरफ पलट के देख पाए। ऐसे होता है ना, भीड़ में जब हम कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से कोई दूर से हमें इशारे कर रहा होता है, बुला रहा होता है, और हम कॉन्शियसली एकदम उधर चले जाते हैं। वो इंट्यूटिवली उसकी तरफ से जो तरंगे आ रही होती हैं वो हमें उधर खींच लेती हैं। अचानक होता है ना कि हम कहीं बैठे हैं, कोई अनजान भी अगर हमें कोई घूर रहा है तो हमारी भी निगाह उसकी तरफ चली जाती है। किसी ने अनुभव किया है ऐसा? अनुभव किया है कि कोई अगर हमें घूर रहा होता है, कोई हमें टकाटक देख रहा होता है, किसी भी भाव में देख रहा हो, तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी भी निगाह उससे एक पल के लिए मिलती जरूर है, जबकि हम उसे जी हाँ, जानते भी नहीं, बिल्कुल। हमें पता भी नहीं, है ना, हमें पता भी नहीं होता कि वो हमें देख रहा है। उसके बावजूद भी इंटरनली उसकी तरफ से जो फीलिंग आ रही होती है हमारी तरफ, वो जो भी भाव भेज रहा होता है, वो भाव हमें खींच लेते हैं उस तरफ, और हमारी एनर्जी एकदम हमें ऐसे उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद हमें जो भी कुछ दिखता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये ईश्वरीय व्यवस्था है। वो तरंगे इतनी स्ट्रांग आ रही होती हैं कि हम ऑटोमेटिकली मुड़ जाते हैं उधर, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। तो वैसे ही हम किन तरंगों को रिसीव कर रहे हैं। हमने अगर आदत बना ली है हर चीज में कमी देखने की, हर बात में गलत क्या हुआ वो देखने की, तो
पूरा फोकस कांटों पे रहेगा, पूरा फोकस उस इवेंट की कमियों पे रहेगा, उस इवेंट में नकारात्मक क्या हुआ उस पे रहेगा। जो अच्छी चीजें दिख भी रही होंगी, नोटिस में भी आएंगी, उन पे भी ध्यान नहीं जाएगा, हम उन्हें इग्नोर मारते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया कि पहले अगर कांटे देखना शुरू करेंगे तो फूल फूल नहीं रहेंगे, वो भी हमें चुभने लगेंगे, उनमें भी हमें जो बेहतरीन चीज है वो दिखनी बंद हो जाएगी। ध्यान ही नहीं आएगा कि क्या एक एक पंखुड़ी कितनी प्यारे तरीके से डिजाइन की गई है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और कैसे ओवरलैप करके ये पंखुड़ियां ईश्वर ने लगाई हैं। इतना डिटेल में कहाँ देख पाएंगे। लेकिन अगर कांटे दिख रहे हैं और उसी वक्त पूरा फोकस उस पुष्प के शेड्स पे लगा दो, उसकी पंखुड़ियों के शेप एंड साइज पे लगा दो, क्या कारीगरी है ईश्वर की। उन्होंने एक एक पंखुड़ी को कैसे अलग अलग शेप में बनाया है, कैसे एक के पीछे एक बड़े करीने से सजाया है, क्या खूबसूरत व्यवस्था है। और अगर वो पास में है तो क्या खुशबू है। तो हम उन कांटों से फोकस हट जाएगा, फिर वो कांटे दिखेंगे लेकिन वो कांटे उतने खतरनाक, उतने चुभते हुए नहीं दिखेंगे। और उन्हें कैसे हैंडल करना है वो भी दिख जाएगा। जब इतने प्रेम से उस पुष्प को देख लोगे, उस फूल को देख लोगे, तो वो कहाँ से पकड़ना है वो भी हमें दिख जाएगा। यानी कि जीवन में जब हमारा फोकस समाधान की तरफ होगा, बेहतरीन चीजों की तरफ होगा, क्या रिमाइंडर मिल रहा है, क्या सीख मिल रही है, क्या कोई चुनौती है क्या इस घटना में, उसकी तरफ होगा, तो वो समस्या समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि समस्या तभी तक समस्या होती है जब तक हमारे पास उसका समाधान नहीं होता या हम उसमें डूबे हुए होते हैं। इसीलिए तो ये होता है कि हम जितने लोग भी अभी अवेलेबल हैं, अगर मैं आप में से किसी को अपनी कोई एक समस्या बताने लगूं, तो आप सारे के सारे अलग अलग मुझे एक एक सोल्यूशन जरूर बता दोगे। ऐसा होता है ना, कहीं पर कोई अपनी कोई बात डिस्कस कर रहा होता है तो बाकी लोग जितने बैठे होते हैं वो सब उसे कुछ ना कुछ राय देते हैं। कोई अगर बीमार भी है तो वो उसे किसी डॉक्टर का बता बता देंगे, वो डॉक्टर है इस चीज के लिए, उस पे जाओ, अच्छा ये बिल्कुल मत खाना, ये खाना। रिश्तों की बात हो रही होगी तो वो ये कह देंगे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे मत कर देना, बड़ा आजकल बुरा जमाना चल रहा है। मतलब वो कुछ ना कुछ राय जरूर दे देंगे, जो लोग भी उनके आसपास होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसे पुष्प ऐसे देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, और जिसकी वो समस्या है वो इंसान उसके अंदर घुसा हुआ है। वो उस समस्या को खुद ही को मान रहा है कि वो समस्या उसके उसके साथ नहीं है, वो ही वो समस्या है, वो ही उसमें घिरा हुआ है, उसी के चारों तरफ ये हो गई है, उसी को परेशान करने के लिए पूरी प्रकृति लग गई है। तो जब वो ये समझने लग जाते हैं तो उन्हें आसपास की खूबसूरत चीजें नहीं दिखती। तो ये दो चीजें बड़े ध्यान से हमें सोचनी है कि जब भी हम फूलों पर फोकस करेंगे तो कांटे कांटे नहीं रहेंगे, उतने खतरनाक नहीं रहेंगे। और जब जब हम कांटों पे फोकस कर देंगे पहले, तो फूल हमें फूल जैसे नहीं दिखेंगे, उनकी खूबसूरती की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, हम उतने अच्छे से उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो जब भी किसी समस्या में फंसे और लगे कि ये क्या हो गया, तो उस समस्या में सबसे पहले समाधान की तरफ, उस समस्या से क्या सीख मिल रही है, वो क्या सचेत सचेत कर रही है समस्या हमें, वो हमारा ध्यान किधर ले जाना चाह रही है, उसमें से क्या बेस्ट हो सकता है, उसे खोजना शुरू कर दो। तो वो जो चुभन है वो अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि फूलों पे फोकस किया तो कांटे अपने आप कम हो जाएंगे, वो उतने ज्यादा खतरनाक नहीं रहेंगे। और हम जब समाधान पर फोकस करेंगे तो गारंटी है हमें उसका समाधान भी मिलेगा। जो मैंने एग्जाम्पल से बताया कि हम दूसरों की समस्याओं का समाधान बहुत सहजता से बता देते हैं, लेकिन जब वही समस्या हमारे साथ आ रही होती है, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, तो हमारा यही दिमाग ठस हो जाता है, ठप हो जाता है, इसकी व्यवस्था कोई काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने उस समय सारा फोकस कांटों पे करने की आदत डली होती है बचपन से। तो इस आदत को चेक करेंगे, आज पूरा दिन खुद को देखेंगे कि हर परिस्थिति में मैं पहले क्या सोच रही हूँ, पहले मुझे क्या ध्यान आ रहा है, पहले किन चीजों पर मेरा फोकस जा रहा है, या पास्ट की चीजों में सोचेंगे, जो पास्ट में चीजें हुई थी। देखो, पास्ट में जाने के लिए क्या जरूरी है, पास्ट सिर्फ हमें रेफरेंस के लिए जरूरी होता है कि हम आगे बढ़ने के लिए कोई भी अपने लिए रास्ता चुन रहे हैं, तो वो पास्ट में सिर्फ पूरे दिन खोए रहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उससे रेफरेंस लेने के लिए कि क्या गलत कर गई थी या क्या उस वक्त नहीं किया था जो कर लेना चाहिए, उसके लिए ही झांकना है। जैसे गाड़ी को चलाते वक्त क्या होता है, ऐसे देखते हैं, बैक व्यू मिरर में बस एक सेकंड के लिए पीछे से देखते हैं, साइड व्यू मिरर में भी ऐसे या ऐसे ओवरटेक करते हुए कुछ सेकंड के लिए पीछे देखते हैं ताकि हम सेफली निकल जाएं। तो वैसे ही
कुछ सेकंड के लिए ही हमें पास्ट की चीजों के लिए आज हम क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें अपना पूरा फोकस अपनी जिंदगी के फूलों पे लेके जाना है, और जहां कांटे हैं वहां पुष्प आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो उस पौधे की जीवन होने की, जीवित होने की आ, बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि वो जीवित है। तो वहां आ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने उन कोमल चीजों की सेफ्टी के लिए ही उन्हें बनाया है। चाहे तो वो जो पौधा है उसकी पत्तियां बड़ी खूबसूरत होंगी, बड़ी मांसल होंगी, बड़ी उसके अंदर कोई औषधीय गुण भरे होंगे, या उसके पुष्प बड़े प्यारे होंगे, बड़े कोमल से होंगे, तो वहां कांटे ज्यादा बना दिए जाते हैं। तो हम अपने जीवन में भी इसी तरीके से सोचेंगे। और दूसरा रिमाइंडर कि समस्याएं सदैव हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, समस्याएं नहीं होती बाहर, वो हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। तो हमें उनके समाधान भी वहीं ढूंढने चाहिए। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, आप मुझे दिल्ली में, नोएडा में, जयपुर में ढूंढेंगी तो मैं आपको नहीं मिलूंगी ना। आपको मुझसे मिलना होगा तो आपको गाजियाबाद आना पड़ेगा। तो वैसे ही जहां पर समस्या है, समस्या कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में, वहीं से उसका समाधान मिलेगा। तो अपने मस्तिष्क के भीतर झांकने की आदत डालें कि क्या है, बहुत कुछ स्टोर्ड है इसमें, बहुत कुछ बचपन से लेके अब तक, नोइंगली अननोइंगली हमने बहुत सारी चीजों को स्टोर किया है। उसका समाधान निकालने की भी क्षमता है, क्योंकि ईश्वर ऐसी कोई समस्या हमें नहीं देंगे जिसका समाधान निकालने की शक्ति हमारे भीतर ना हो। बस हम उसे खोजते नहीं, भूल जाते हैं। तो ये दो दो चीजें कि पहला ध्यान कांटों पे नहीं, फूलों पे लेके जाना है। अगर आदत पड़ गई है परिस्थितियों में से सदैव नेगेटिव देख लेने की, तो एकदम से स्विच करने की आदत डालो। अपने आप चेतन मन को बताओ कि मेरा फोकस सदैव सकारात्मक चीजों पे रहने वाला है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहेगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मैं सकारात्मक रहूंगी। मैं उसमें से क्या सीख सकती हूँ, मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या जिम्मेदारी ले सकती हूँ, वो मैं करूंगी। अपने अंदर कौन सा परिवर्तन ला सकती हूँ ताकि वो समस्या सॉल्व हो जाए, वो समस्या पेनफुल ना रहे, उस समस्या में मेरा ध्यान समाधान की तरफ चला जाए। उसके लिए जो कुछ भी चाहिएगा वो मैं करूंगी। अगर इस तरीके का संकल्प हमने ले रखा है कि हर परिस्थिति में मैं अपना दृष्टिकोण सकारात्मक ही रखूंगी, परिस्थिति कैसी भी हो, तो हमारा जीवन में समाधान आएंगे। और दूसरा ये कि समस्याएं हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, और उसके समाधान के लिए भी हमें अपने मस्तिष्क में ही जाना होगा। हमारा मस्तिष्क ही सॉल्यूशन का खजाना है। तभी तो वो दूसरों के लिए टकाटक टकाटक एक सेकंड में, उसने बोला नहीं और हमारे पास जवाब होता है। अरे ऐसे ऐसे करिए, क्यों घबरा रहे हो, अरे इसका तो ये हो जाए। जब हम उसकी समस्या को भी डूब के सुनते हैं, मेरे बेटे की समस्या, मेरी माँ की समस्या, मेरी बहन की समस्या, और उसके कंधे पे सर रख के, वो हमारे रोने आया था, हम भी उसके सर के ऊपर सर रख के रोने लगते हैं, तो हमारा पूरा फोकस कांटों पे चला जाता है। जितना वो डूबा हुआ था उतना ही हम डूब जाते हैं, और फिर हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। जैसे हम दूसरों की समस्याओं का समाधान बता रहे होते हैं, ऐसे ही अगर उस परिस्थिति में हम उसे बाहर से देखें तो हम उसका समाधान 100% निकाल लेंगे। सांत्वना तो दे ही देंगे उसको, और वो शांत होगा तो उसकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली उसके मस्तिष्क में होगा, वो देख लेगा, उसको वो दिख जाएगा। लेकिन हम उसको सांत्वना देने की बजाय उसके दुख में दुखी होके उसको इस बात का और सबूत दे देते हैं कि वो जहां पर है वहां दुखी होना जायज है। दुखी होना बनता है भाई, इतनी बड़ी बात हुई है, इस बात पे दुखी होना बनता है। और वो और उस दुखी वाले भाव में चला जाता है। तो वहां पर हमारी सजगता क्या कहती है कि अगर वो दुखी है तो एटलीस्ट उस वक्त आप हायर एनर्जी में रहो, क्योंकि वो आपके पास आया है अपनी समस्या का समाधान लेने, अपने दुख को शेयर करने। तो हमें क्या करना है, हमें उसके दुख में डूबना नहीं है, उसके लिए सहारा बनना है। तो हमें मजबूत रहना पड़ेगा। तो हमें वहां पर कांटों को नहीं, फूलों को देखना है। उसके जीवन में जो कुछ भी कांटे दिख रहे हैं उसे, हमें उसको, उस अपने आप भी उसमें से फूल ढूंढने हैं, और उस इंसान को उसके जीवन के फूलों की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है, समाधान वो खुद खोज लेगा, हिम्मत उसके अंदर खुद आ जाएगी। तो हम समाधान प्रोवाइडर बन रहे हैं या हम प्रॉब्लम क्रिएटर बन रहे हैं, वो हमें देखना है। या वो, और हमें पता इसी से चलेगा कि हम हर चीज में क्या देख रहे हैं, नकारात्मक या सकारात्मक।
और हाँ, एक बात और, हमें सकारात्मक देखने की प्रैक्टिस करते हुए अहंकार में नहीं आना कि मैं तो सदैव ही सकारात्मक सोचती हूँ, मेरा तो ध्यान ही सकारात्मक पे ही रहता है। क्योंकि जहां वो आया हमारे भीतर, हमारा और सीखना बंद हो जाता है, हमारा आगे बढ़ना बंद हो जाता है। क्योंकि मन क्या कहता है, अब बहुत शानदार हो चुकी है, अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तो तू तो लोगों को समाधान बता सकती है। तो अपना सोचना रुक जाएगा। इस चीज के लिए ये एहसास हो कि मेरा ध्यान हमेशा समाधान पर रहता है, तभी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ जाए, ईश्वर से कहें कि मेरा फोकस सदैव समाधान की तरफ जा रहा है। अपने इस प्यारे मस्तिष्क के लिए जो समाधान खोज करता बना हुआ है, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे इस मस्तिष्क को, मेरे इस पूरे जो भी मेरा विचारों का पुलंदा है, मेरा मन, इसको ऐसा बना दिया कि इसका फोकस अब सिर्फ समाधान की तरफ रहता है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू एंड सो ग्रेटफुल फॉर माय ब्यूटीफुल मन, ब्यूटीफुल मस्तिष्क, ब्यूटीफुल ब्रेन, ब्यूटीफुल थॉट्स ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे। तो वो अहंकार हावी नहीं होगा, कभी भी हावी नहीं होगा। और हमारी निरंतर सीखने की यात्रा चलती रहेगी। जीवन में जब तक हम सीखते हैं, जब जब हम कुछ नया अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे हम इस शरीर से किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हम बच्चे रहते हैं। एक बच्चा ही सीखने की वाली जो पॉसिबिलिटी है उसको सेलेक्ट करता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं, अब क्या सीखना है, अब तो बहुत पढ़ाई कर ली, अब तो बस, अब हो गया सब कुछ सीखने का खत्म। ना खुद को देखते, ना परिस्थितियों को देखते, ना जीवन की बहुत सारी चीजें, हर चीज हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही है। हम जब तक वो सीखने की तरह ललक में रहेंगे, हम सच में बच्चे रहेंगे। हमारे अंदर की वो कोमलता, वो निर्मलता, वो प्रेम, वो आनंद जो बचपन में था, वो सब वैसे ही रहेगा। तो कितने प्यारे थे हम, किसी में कोई कमियां नहीं देखते थे, लड़ते थे तो थोड़ी देर बाद भूल जाते थे, याद ही नहीं रहता था, गांठ बांध के नहीं बैठ जाते थे, इसने ऐसा कहा था मुझे, इसने मुझे अपनी टॉफी नहीं दी थी, इसने मुझे होमवर्क की कॉपी नहीं दी थी। तो फिर प्यार से हम अपने उन दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ फिर से वैसे ही हो जाते थे। तो वैसे ही हम निर्मल रहेंगे, कोमल रहेंगे, प्रेममय रहेंगे, अगर हम सीखते रहेंगे तो। क्योंकि हमारे अंदर का वो बच्चा हमेशा जिंदा रहेगा। और बच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि हम बचकानी हरकतें करते रहें, हम तो उतली भाषा में बोलने लगे, हम ये ध्यान ना रखें कि हमें कब कहाँ और क्या बोलना है, वो नहीं रहेगा। मेच्योर बच्चे हो जाएंगे, समझदार बच्चे हो जाएंगे, सीखते रहेंगे तो लगातार। शरीर की उम्र भी धीरे बढ़ेगी। अगर हम मन से सकारात्मक चीजों की तरफ रहेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, हम सकारात्मक चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे, और जीवन फूलों से भरा हो जाएगा। कांटे होंगे भी तो हमारे हाथ में नहीं चुभेंगे। तो अपना ध्यान सदैव इन इन चीजों की तरफ रखना है। बार बार आज पूरे दिन खुद को रिमाइंड कराना है कि मेरा ध्यान कहाँ है, मैं ज्यादातर क्या ढूंढ रही हूँ। अगर फूलों की तरफ जा रहा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, खुद को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, और परमपिता परमात्मा को, अपने गुरुओं को, उन सारे इवेंट्स को जिन इवेंट्स की वजह से आपको प्रैक्टिस हुई सकारात्मक सोचने की, वो भले ही कितने नकारात्मक थे, आज उनको धन्यवाद देना है कि वो परिस्थितियां आई थी, तब तब मुझे सकारात्मक रहने की प्रैक्टिस हुई, और उसकी वजह से मुझे आदत पड़ गई, मैं धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक होती चली गई। उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है। हम वैसे बने, जिन चीजों की वजह से बने, उन चीजों को ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे तो अहंकार हावी नहीं होगा। जब हमारे अंदर ये हो जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया, अब मैं ऐसा नहीं सोचती, अब तो मैं सकारात्मक सोचती हूँ, अब तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, अब तो मैं माफ कर देती हूँ, बहुत आसानी से माफ कर देती हूँ, अब तो लोग आते हैं तो मुझे बुरा ही नहीं लगता उनकी बातों का। उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड में जाना है, क्योंकि वो आगे की यात्रा रोक देगा। ये बहुत अ, हम जिस यात्रा पे चले हैं, उस यात्रा में अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ है। तभी हम उतने ईश्वरीय हो पाएंगे, निर्मल, कोमल, प्रेममय, ममतामय, रचनात्मक, सहज, आशावान, विश्वासपूर्ण, वो सारे हम वैसे ही तभी बन पाएंगे।
जब हम इस यात्रा पे आगे चलते रहेंगे निरंतर। सदैव फोकस कहाँ रहेगा? फूलों पर रहेगा। कांटों पे जा भी रहा है ना तो पलट के देख लो, हाँ यहाँ कुछ फूल भी है क्या, मतलब कुछ गलत ज्यादा फोकस जा रहा है तो क्योंकि अब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आदत ऑटोमेटिकली जाएगी। नहीं भी जाएगी तो रिमाइंडर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब चेतन को पता है, उसको हमने काम पे लगाया कि भाई मुझे कांटे नहीं देखने, मुझे फूल देखने हैं, तो मुझे पहले फूल दिखा। तो आपका ध्यान कांटों की तरफ जाएगा भी तो भी वो पलट के, जैसे होता है बच्चे को कहेंगे नहीं बेटा इधर नहीं, इधर चलना है, इधर काम की चीज। तो अब चेतन हमें वैसे ही फूलों की तरफ ले जाएगा। कुछ सेकंड के बाद ही हमें याद आ जाएगा कि ये जो मैं तरीके से सोच रही हूँ या मैं जो कुछ भी नकारात्मक देख रही हूँ वो मेरे लिए नहीं है, और आप स्विच कर जाओगे। तो उसके लिए शुरुआत में प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी काम एफर्टलेसली प्रैक्टिस से ही होता है। शुरुआत में उसमें एफर्ट्स लगते हैं। आपने जो जो भी आज तक जीवन में सीखा है उस सबको याद करोगे तो आप देखोगे शुरुआत में वो काम करने के लिए आपने पूरी एनर्जी लगाई। अब कब तक सीखोगी? जब तक बच्चे बना रहना है सीखते रहो। अगर लगता है बुजुर्ग होना पसंद है, बुढ़ा होना पसंद है, बुजुर्ग भी थोड़ा रेस्पेक्टफुल हो जाता है। अगर बुढ़ा होना पसंद है तो सीखना छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो, अभी इसी पल से छोड़ दो। तो बच्चे बने रहेंगे। ईश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, और हमें भी। हम देखते हैं ना, कंजक करते हैं, बच्चों को ईश्वरीय रूप माना जाता है। तो हम अगर भीतर से बच्चे जैसे रहेंगे तो हम ईश्वरीय ही रहेंगे। हमारे भीतर वो सारे गुण आते रहेंगे, हमें किसी पर भेदभाव नहीं रहेगा, ये मेरा है ये तेरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और कॉमन सेंस भी रहेगा, जो बच्चों में कई बार, छोटे बच्चों में उतना नहीं होता। हम शरीर से बड़े हुए हैं, हमारी प्रोग्रामिंग तब से लेके अब तक बहुत कुछ हो गई है। अगर उसमें से हमने अपना दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक बनाने की लत लगा ली तो आने वाले जीवन में हम बहुत सुखद हो जाएंगे, ना खुद आसपास के लोगों के जीवन में भी आनंद और प्रेम बांटने की जो हमारी जर्नी है उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएंगे एफर्टलेसली। जैसे एक इंसान कहता है मैं झूठ नहीं बोलता और मैं बेईमानी नहीं करता, लेकिन जब कहीं उसको उस बेईमानी ईमानदारी करने की वजह से कष्ट हुआ, पेनल्टी देनी पड़ गई या कुछ हो गया तो अंदर से दुखी होता है बहुत। आए मैं ईमानदार हूं ना, इसकी वजह से ये सजा मिल गई। लोग तो बेईमानी करते हैं और मजे से रहते हैं। तो एक तो वो हो गया कि वो ऊपर से चल रहा है उसका सारा, लेकिन अंदर से उसे करने के लिए उसे एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। ईमानदार बने रहने के लिए या झूठ ना बोलने के लिए उसे एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। और जब उसने उस चीज की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि वो एफर्टलेसली हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो किसी की फालतू की चीज नहीं उठाऊंगा, जो मेरी नहीं है वो मैं नहीं लूंगा, ये मेरा है ही नहीं, तो आप वापस कर दोगे, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, वो आप नहीं लोगे। आज से ये बात होगी 98 के आसपास की, शायद 97 98 की। मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करते थे, और जो ओनर थे कंपनी के, वो उनके 4 बेटे हैं। वो मेरे हस्बैंड को बोला करते थे कि वो मेरा पांचवा बेटा है, आई हैव अडॉप्टेड हिम एज माय फिफ्थ सन। लोगों को बोलते थे वो मेरा पांचवा बेटा है। और उन्होंने सैलरी उस वक्त मेरे हस्बैंड की शायद 8-10 हजार रुपये रही होगी। उन्होंने मेरा एक अकाउंट खुलवाया, मेरे हस्बैंड का एक अकाउंट खुलवाया, 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलवा दिए, बिना हमें बताए। हमें नहीं पता। जब उसकी स्टेटमेंट घर पे आई तो मैंने उनसे कहा इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए आपके और मेरे अकाउंट में? उस वक्त तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था, 2.5 लाख रुपए हमारे लिए। 98 के आसपास छोटे मोटे घर आ जाते थे, 2 BH के घर आ जाते थे उस समय, 2.5-3 लाख रुपए। तो मैंने इनको बोला कि वैसे कहाँ से आ? कुछ दिन बाद किसी वजह से, किसी रीजन से हमने मेरे हस्बैंड ने वहां से जॉब छोड़ी। हमारे अकाउंट में थे, हमें दे दिए थे उन्होंने, कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं रखी थी कि ये इसलिए डाले हैं, तुम्हारे नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें पता थी कि हमारी सैलरी उतनी है नहीं और हमें कोई और भी तरीके से कुछ नहीं चाहिए, तो ये क्यों डाले हैं। तो जब हम जॉब छोड़ के आ रहे थे तो हम बड़े प्यार से जाके चेक साइन करके उनको दे के आ गए, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए था, वो हमारा नहीं था। क्या बोल रहे हो ज्योति? कि कई बार, बार बार प्रोवोक करता है तो 10 बार सहज रूप से
सुन लिया, पर 1% माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो अभी और काम करने की जरूरत है ना दी। हाँ, 1% भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वोट किसे दे रही हो? वोट उसे दे रही हो, अपने को नहीं दे रही। वो भी खड़ा है इलेक्शन में, आप भी खड़े हो। वो आया था आपको हराने, आपकी आपको जीतना था, लेकिन आपने वो जो 1% डिस्ट्रैक्ट हो रही हो आप, या 10% भी हो रही हो, जितनी भी हो रही हो, वो होके आपने उसे जिता दिया। उसका तो लक्ष्य यही था कि कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं। अगर उस वक्त कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी, इसको तो नहीं जिताऊंगी, जीत तो मेरी ही होगी, मुझे ही जीतना है। मैं खुश रहूंगी, मेरे अंदर की शांति कोई नहीं छीन सकता। मेरा रिमोट कहाँ रखा है मुझे ही पता है, मेरा रिमोट उसके हाथ में नहीं जा सकता। अगर वो उसके हाथ में जा रहा है, वो अंदर से कुछ चुभा के जा रहा है, और मैं उस चुभन को लेके बैठी हूँ। चुभ गया, कोई बात नहीं, उसमें कुछ सही गलत नहीं है। उसने चुभाया और मुझे चुभ गया, लेकिन मैं उसके बाद क्या हुई, मैंने उस समय अपने मन की शांति को कितना भंग किया, कितनी देर तक भंग किया, वो मुझे देखना है। अगर मैं उसी भाव में बह गई तो मैंने उसको जिता दिया, उसका लक्ष्य पूरा हो गया। वो आया ही मुझे रुलाने था, वो आया ही मुझे हर्ट करने था, उसका लक्ष्य था मुझे नीचा दिखाना, मेरे भीतर की शांति को भंग करना। मेरा क्या था डिसीजन, मेरा लक्ष्य क्या था? मुझे खुश रहना है, मुझे नहीं चिढ़ना है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। उसने तो थोड़ी सी कोशिश की और मैंने हथियार डाल दिए। तो सजा का पात्र खाली वो ही नहीं है, मैं भी हूँ, क्योंकि वोट जी मैंने फिर वो जानबूझ के दे दिया। फिर मतलब नहीं, जब कुछ जवाब नहीं दो या कुछ रिएक्ट नहीं करो तो ये होता है कि गलत है ना, इसीलिए ही तो जवाब नहीं है पास में। तो मतलब ये होता है कि दुखती नफसी बार बार शूट करनी। तो एक बार तो लगता है ना कि हम गलत नहीं है, तो इसे जवाब तो दे कम से कम। उसको वो कोई वो है, उसके पास अथॉरिटी है कोई जजमेंट देने की, जो देने आया है? हाँ नहीं है, पर वो अपने आप को सुपर बनने की कोशिश तो है आपने ना कि उसे हम। जज भी बना दिया। अगर आप उसके उस भाव को सेटिस्फाई करने के लिए जवाब दिए चले जा रहे हो, और आपको पता है वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको तो हम्म। सही मानना नहीं है, आपको वो तो गलत ही मानेगा। आप उस जगह पे जितने भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसने तो संकल्प ले रखा है ना हारने का। आप कमजोर हो रहे हो। उसको जजमेंट हम्म। करना है तो वो जजमेंट करने के हक, उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, तो वो क्या जजमेंट कर रहा है, क्यों सोचना है? वो सोचेगा ही, उसको सोचने दो। आप क्या सोच रहे हो? आप तो अपने आप को सही सोच रहे हो ना, बाकी किसी के सामने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। खुद सही रहोगी अंदर से तो शांति बनी रहेगी। सिर्फ उसी जुनून में कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो, और कब वो पूरा पकड़ के खींच लेता है आपको अपनी तरफ, आपको पता भी नहीं चलता। उसको सोचने दो ना, वो यही सोच के खुश हो रहा है। जब कोई जजमेंट करने की अथॉरिटी वाला बंदा सामने आएगा तब बात करेंगे, तब जरूरत होगी तो एक्सप्लेनेशन भी देंगे, नहीं तो नहीं दे रही। मुझे पता है मैंने सही किया है, क्यों बताऊं मैं किसी को? और सच में मैं बता रही हूँ, जिस इंसान ने गलत मानना ही है, जो अपनी पूरी शक्ति सिर्फ तुम्हें गलत सिद्ध करने के लिए लगा रहा है, उसकी उसकी खुशी ही उस दिन मिलेगी जब वो तुम्हें गलत प्रूफ कर देगा। तो उसको रहने दो ना, उसे उस नकली खुशी में रहने दो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की। मैं जो हूँ वो मुझे पता है। तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, बोलना भी नहीं है ये बात, उस इंसान को ये बात बोलनी भी नहीं है। अपने मन के अंदर की शांति, खुश रहो, बस उसके लिए यही बहुत है। आप खुश रहोगे तो वो खुश हो ही नहीं पाएगा, और उसका लक्ष्य है अपनी खुशी देखने का। वो कब खुश होएगा? जब वो आपको तोड़ देगा, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा, वो आपके अंदर की शांति को खत्म कर देगा। तो उस वक्त खुद को सहज रखो, उसको जो बोलना है बोलने दो, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। खुद आनंद में रहो, और उसको देख के और समझो कि देखो किस कोशिश में लगा है, कहाँ बेवजह जी ये जब हाँ बोलो। जब जो जो आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब उस हम्म। इंसान के लिए कुछ बोला जाता है ना तो फिर रोका नहीं जाता। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना इंसान, और आप उस इंसान के लिए हम्म। इम्पोर्टेंट हो। अब वो जो बोल रहा है बोलने दो ना, उसके कहने से कोई आके कहे नीता बहुत बुरी है, अब तुम्हें नहीं पता वो जो जैसी दिखती है वैसी नहीं है, तो क्या होगा? उसको वो अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये अनीता को असलियत में जानते नहीं है। तो आप उसके लिए
किस भाव में जाना चाहिए कि काश अगर ये उन्हें सही भाव में असलियत कैसी है उनकी ये पहचान जाती, तो इसको भी कभी ना कभी कुछ उनके अंदर की अच्छी चीजों से लाभ मिल गया होता। तो उसके ऊपर दया करनी चाहिए, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने आंखें बंद कर रखी हैं। वो नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगा जो भी होगा, आप कहते रहो उसको। तो आपको पता है ना अनीता कैसी है, या अनीता को पता है अनीता कैसी है, तो वहां सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। वो नहीं सुनेंगे, आपकी भी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके भीतर की शांति भंग होगी, आपके अंदर वो नकारात्मक भावनाएं आएंगी। तो बहस में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों से बकवास ही मत सुनो उनकी। उनको बोलो कि धन्यवाद, आपने हमें जो बताने की चेष्टा कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज दे दी आपने, हमने रख ली, बस धन्यवाद। हमें पता है, हम ठीक है। जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है दी। ठीक है ना? ठीक है कोई दी, भी कुछ भी थैंक यू। बोलता रहेगा तो हम सबको सफाई देने लगेंगे कि हमारी एनर्जी, हमारी फ्रिक्वेंसी उस वक्त कहाँ जाती है, वो चेक करिए कभी। उसको सफाइयां देते वक्त, उसको ये समझाते वक्त हम भीतर से किस फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, अंदर से किस चेतना में चले जाते हैं। कई बार इतने ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं, कई बार बात बात में बात शुरू होती है और पता चलता है एंड एक बहुत बड़े झगड़े पे चला जाता है। और कई बार हम उस झगड़े पे जवाब भी नहीं दे पाते, तो बाद में कुड़न पे, गिल्ट पे, झुंझलाहट पे चला जाता है। तो वो नहीं करना। अपने अंदर की उस शांति को हमेशा प्रेम करना है। किसी को भी वो तो चुरा के ले गया, चाहे उसने बहस करी, चाहे उसने कुछ भी करा, आपके अंदर की शांति चुराना उसका लक्ष्य था, वो ले गया। आपको शांत कैसे रह पाएंगे, हैप्पी कैसे रह पाएंगे? जितना ज्यादा बहस करोगे उस बात पे, उतनी ज्यादा लंबी बहस होके आपको भी पेन होगा और झगड़ा बढ़ेगा। तो नहीं जाना मुझे, उसको सुनना नहीं है। एक्सप्लेनेशन हमेशा उसको दो जो सुनने के लिए ओपन हो। जो सिर्फ विरोध के लिए बात कर रहा है, उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है। शांत हो जाओ वहां पे, चुप। वक्त पे आने पर इसको सारी चीजें अपने आप, अगर ये ओपन होगा तो समझ में आएंगी। वरना मैंने अभी ये जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये शांत होए, इसको सही दिखे। ये इसका चश्मा इसने पहना हुआ है, अपने आप उतरेगा, खुद उतारेगा। क्योंकि इसने, मैं उतारूंगी तो ये मुझे उतारने ही नहीं दे रहा ना। वो सुनने को ही तैयार नहीं है। नहीं बोलना उसके सामने। ठीक है? ठीक है। जबकि मैंने सेव कर रखा है, फिर भी मैंने नहीं देखा कल। वो हम्म। बोलते, जो गोपाल गोपाल कृष्ण जी हैं, कि सबको सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम इंसान हो, साबुन नहीं। हार्पिक थोड़ी हो। तो क्या नहीं हो? हाँ, क्या बोला उन्होंने? कि सबको सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम इंसान हम्म। हो, साबुन नहीं। हाँ, मैं कहती तो हूँ मुझे हार्पिक अभी नहीं। ध्यान है। मैं हार्पिक मैंने सेव बोलती हूँ। कर रखा था, पर ये रिमाइंडर भी नहीं आया कि एक बार उसको ही देख लूं। कोई कोई सफाई थैंक यू दी। देने की जरूरत नहीं है। चलो, हमारी ऊर्जा, हम बड़ी मेहनत से, हमारी ऊर्जा बड़ी ब्लेसिंग की वजह से ईश्वर ने वो सकारात्मक ऊर्जा हमें दी है। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारा फोकस फूलों की तरफ जा रहा है, सकारात्मकता की तरफ जा रहा है। तो हम किसी को भी उसमें से थोड़ा सा भी चुरा के बर्बाद नहीं करने देंगे। उतने सेकंड, उतने मिनट हमारी उस बहस में जाके हमारे उस दिन के खाते में से तो खत्म हो गए ना। तो हमें बहस भी नहीं करनी, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अंदर की जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसे डाउन ले जाना नहीं है। आज यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना आसान है। यहाँ से उसको समझाने के चक्कर में हमें उसकी फ्रिक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। वो यूपी में बोलते हैं ना, नंगे को समझाने के लिए नंगा होना पड़ता है। वो तभी तभी समझता है। यानी कि जो बदतमीज होता है उसे बदतमीज से ही समझाया जाता है। तो हमें क्यों जरूरत है उसको समझाने की? हम अपनी चेतना ऊपर रखेंगे और फिर हम उसकी रीच से बाहर हो जाएंगे। फिर वो इंसान हमसे बहुत और नीचे हो जाएगा। अभी हम यहाँ हैं, वो यहाँ है। हम ऊपर अपनी चेतना उठा लिए तो वो हमारे और उसके बीच का गैप और बढ़ गया, वो हमसे और नीचे चला गया। अब वो करता रहेगा कोशिश, हम तो और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम उसकी रीच के बियॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया ज्योति? बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। तो आज दो चीजों का रिमाइंडर था जी कि जी। एक तो समस्याएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, तो जब भी कोई समस्या आए उसका समाधान भी वही खोजना चाहिए कि इस परिस्थिति को मैं किस नजरिए से देख रही हूँ। अगर ये समस्या किसी और की होती तो क्या मैं कैसे देखती, तब मैं इसके बारे में और क्या चीज सोचती, क्या इसके समाधान हो सकते हैं। पूरा फोकस समाधान पे, इसका क्या समाधान हो सकता है, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, उनमें से फिर मैं क्या सहजता से अडॉप्ट कर सकती हूँ,
वो मेरा सिलेक्शन होगा। पहले पूछें तो सवाल, सवाल ही नहीं पूछते हम। सही समय पर सही सवाल खुद से जो पूछते हैं वो आनंद में रहते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। मैंने एक दिन इस टॉपिक पर ही पूरा सेशन किया था। तो सही समय पर खुद से सही सवाल पूछें। समस्या आने पर खुद से सही सवाल क्या पूछना है कि इसका क्या समाधान है, इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मस्तिष्क से ही ऑटोमेटिकली आंसर आएंगे क्योंकि वो सब फाइल्स वहां पर हैं। जैसे हम नंबर सेलेक्ट करते हैं कांटेक्ट लिस्ट में, तो अगर आप गुप्ता लिखते हो तो जितने लोगों का सरनेम गुप्ता करके आपने सेव किया है वो एक एक करके सारे पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं। होता है ना। आपने जैसे ही समाधान सर्च में डाला, आपके भीतर से समाधान पॉपअप होने शुरू हो जाएंगे। और ये मोबाइल सॉफ्टवेयर तो आज किसी इंसान ने बनाया है। हमारे भीतर का सॉफ्टवेयर जिस साइंटिस्ट ने बनाया है वो तो सर्वशक्तिशाली है। उसने तो सदियों पहले जब मनुष्य का मस्तिष्क बनाया तब उसने वो सारे सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिए थे जो आज हम अपने फोन्स में देख रहे हैं, अपने और डिजिटल डिवाइसेस में देख रहे हैं। तो जब हम सर्च बार में समाधान डालेंगे तो हमारा अवचेतन मन वो सारी समाधान वाली चीजें हमें दिखाना शुरू कर देगा। सही सवाल पूछेंगे, समस्या से बाहर आके पूछेंगे तो वो 10 सॉल्यूशन देगा। उन 10 में से मेरे लिए कौन सा अपनाना सहज है, सरल है, वो मैं सेलेक्ट कर लूंगी। 10 नहीं आएंगे, 5 आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 2 आएंगे, 2 नहीं आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। अगर आप उसमें से पूरी तरह से नहीं भी निकल पा रहे हो, अंदर घुस के ही समाधान खोज रहे हो, तो भी एक जरूर आएगा। मुझे इसलिए सारे लोग बोलते हैं तेरे पास हमेशा बी प्लान कैसे होता है। हर चीज में तेरे पास बी प्लान होता है। कोई बात हो रही होती है तो कोई बात नहीं, चलो अभी से ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सही समय पर सही सवाल पूछने की लत लगा रखी है मैंने खुद को। तो आज से समस्याएं मस्तिष्क में उगती हैं, इस बात को लिख के लगा लो कहीं और वहीं पर उसके समाधान खोजने होते हैं। कुछ दिन के लिए कंटिन्यूअस इसको स्लिप को लिख के लगा लो। जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने घर में जो स्लिप्स लगाई थी, ऐसे ही जिस दिन मुझे कोई चीज क्लिक करती थी मैं उसको वहां लिख के लगा लेती थी और दिन भर उस पे 10 बार मेरे दिमाग में वो मैं निकलती थी तो पढ़ती रहती थी उन चीजों को। और वो मेरे मस्तिष्क में अंदर बहुत गहरे बैठ जाती थी। अब मैं खाली किसी भी फेसबुक पर भी किसी चीज को अगर पढ़ती हूँ तो उसको भी उसी नजरिए से पढ़ती हूँ। जैसे अभी ज्योति ने गोपाल दास जी का पोस्ट शेयर किया, ये मैंने भी पढ़ा था एक बार और वो मेरे लिए बहुत रिमाइंडर रहा था। दूसरा जैसे कई बार होता है कि लोग, मैंने पढ़ा था कि जब हम किसी के माथे पे चंदन लगाते हैं तो उसके माथे के साथ साथ हमारी उंगलियां महक जाती हैं। इसके पीछे के भाव ले लो। वो डायलॉग और वो शेर और वो कविताएं हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव क्या है कि जब भी हम किसी का भला करने जाएंगे तो हमारा भला पहले हो जाएगा। तो हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो उसकी वो मुझे हमेशा याद रहता है। जब भी कुछ अच्छा करने का मन होता है तो अंदर से ध्यान आ जाता है, उंगलियां मेरी तो अब महकने ही वाली है, कुछ ना कुछ बेहतरीन मेरी तरफ आने वाला है, इसलिए मुझे ये अच्छा करने की फीलिंग आ रही है तो कर लो। इसके वो बाई प्रोडक्ट की तरह मिल जाए। तो जो कुछ भी चीजें हैं उनको अब इस कोटेशन को, ये समस्याएं मस्तिष्क में उगती हैं उनका समाधान भी वही मिलता है। लिख के लगा लो। दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, 8-10 दिन देखोगे वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। दूसरा वही कि पहले कांटे देखेंगे तो फूल फूल नहीं लगेंगे, लेकिन अगर पहले फूल देखना शुरू कर दिया तो कांटे उतने खतरनाक नहीं रहेंगे, उतने चुभेंगे नहीं। ये आप वहां पर क्लिक कर लगा सकते हो जहां आपको। किचन में लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई पागल ही तो कहेगा कुछ दिन पता नहीं क्या करने लगी है। लेकिन जीवन जब बहुत सहज बन जाएगा तो अंदर की पीस मेरी बनी रहेगी। सामने वालों को क्या फर्क पड़ता है उसका उसका अभी मैंने जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी मैं स्व सुधार के लिए कार्यरत हूँ। अभी मैं अपने आप को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ले रही हूँ, क्योंकि दूसरों के का सुधरना ना सुधरना उनके हाथ में है। डिसीजन वो करेंगे। खुद को और बेहतर बनाने की जर्नी मैंने शुरू की है, उन्होंने नहीं की। तो पहले वो क्यों नहीं सुधर रहा वाले पेन से बाहर निकलो। वो कब समझेगा, मैं ही क्यों समझूं। ज्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है, अच्छा मैं ही सुनती रहूं, मैं ही समझती रहूं, मैं ही एडजस्ट करती रहूं। एडजस्ट नहीं कर रहे, अपनी शांति को सेलेक्ट करना है तो एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एफर्टलेसली हो जाएगा। पेन नहीं होगा चीजों में जब उसमें से भी अपनी शांति को चुनना शुरू कर दो। ठीक है।
तो आज ये दोनों चीजें हम ध्यान रखेंगे, और भी जो रिमाइंडर आज पूरे सेशन में मिले हैं वो हम ध्यान रखेंगे। अभी है हमारे पास टाइम। तो चीजों की आदत डालनी पड़ती है। जब हम बार बार किसी एक ही चीज को रिपीट करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो अगला रिमाइंडर यही है कि इंसान पहले आदतें बनाता है, फिर वो आदतें उस इंसान को बना देती है। आप देखो, किसी को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, वो एक्सरसाइज करने की आदत डालेगा तो उसका क्या होगा, उस इंसान का स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। कोई मेहनत करने की आदत नहीं है, नकारा इंसान है, काम ही नहीं करना चाहता, वो काम करने की आदत डालेगा, अगर अपने अंदर हैबिट बनाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से वो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक ऐसा इंसान जिस पे लोग फेथ कर रहे होंगे, जिसकी बातों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उसने अपने आप को उस लायक बनाया। जो भी हम आदत डालते हैं उसमें हम पहले खुद अपनी आदतें बनाते हैं, फिर वही आदतें हमें बना देती हैं। ये तीसरा मेन रिमाइंडर है आज का, कि किसी भी चीज की आदत जब आप डाल रहे हो तो किस चीज की आदत डाल, वो चेक कर लो। और कोई भी चीज जो आज टफ लग रही है, जब हम उसकी आदत डाल लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी लत लगा लेंगे, वो एफर्टलेसली होने लगेगी। तो जब तक वो एफर्टलेसली नहीं हो रही, तब तक अभी खुद पर और काम करने की जरूरत है। हम यहाँ पर खुद को बेहतर बनाने की जर्नी पर हैं, ना कि दूसरों को। हम इस दुनिया में भी खुद को ईश्वरीय गुणों के साथ अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं। बाकी सब लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, हमारे को क्रिएटर्स हैं। वो हमें बार बार वो चीजों तक हम ध्यान लेके जाएं, हम वहां पर उसके लिए हैं। बार बार हम खुद को चेक कर पाए, हम अपना अगला डायलॉग बोल पाए, इसलिए वो खड़े हैं हमारे साथ। चाहे वो कोई भी है, हमारे पेरेंट्स, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, वो सारे हमारे को क्रिएटर हैं। हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसमें वो हमारे लिए सहायक हैं। सिर्फ हम हमें हमारे लिए वो वैसे बने हुए हैं। जैसे कि मेरे गुरु कहते हैं कि जो नाली में दारू पी के गिरा हुआ है, वो इंसान, हम उससे नफरत कर रहे हैं, लेकिन वो जो गिरा हुआ है ना, वो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि वो मुझे क्या रिमाइंडर दे रहा है, कि पीनी नहीं है, इतनी नहीं पीनी है, कि नाली में भी गिर सकते हो, दारू पियोगे तो नाली में पड़े होगे, इस तरीके से वो रिमाइंडर देने के लिए उसे वैसा बना के डाला गया, उसे विलन की तरह डाला गया। तो हमने वो सीख ले ली, वो अगली बार दिखेगा भी नहीं। हमारी हम उस चीज को समझ गए तो वो हमें वैसे दिखेगा भी नहीं, वो चेंज हो जाएगा। वो हमारे लिए वैसा बना, उसके लिए हाय आपको मेरी वजह से ये रोल करना पड़ा। हीरो अगर विलेन को कहे कि आप विलेन बने तो मैं हीरो बन के दिख पाया। ब्लैक बोर्ड पे चौक तभी तो चल रहा है क्योंकि वो ब्लैक है और वो व्हाइट है। तो मेरे जीवन में जो लोग भी मेरे आसपास हैं वो सारे मेरे को क्रिएटर हैं। मैं कौन सी आदतें डाल रही हूँ, किस चीज को अपनी आदत बना रही हूँ, उसके लिए सजग होना है, क्योंकि वही आदतें कल को मुझे बना देंगी, मैं वैसी ही बन जाऊँ। आदत टाइम वेस्ट करने की बना रही हूँ तो आने वाले जीवन में टाइम की कमी होगी। कुछ करने के लिए लगेगा अब तो समय ही नहीं बचा, अब तो जीवन निकल गया, अब क्या करूँ। लेकिन अभी से अगर डिसिप्लिन में रहने की आदत बना ली, अपने ऊपर काम करने की आदत बना ली, अपने अंदर से कांटों को निकालने की आदत बना ली, अपने आप को और तराशने की आदत बना ली, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल लोग फलों के बड़े अच्छे अच्छे शेप बना देते हैं तराश के, बड़ी सुंदर सुंदर शेप में काट के उनकी अलग अलग चीजें बना देते हैं। बैंगन भी वो पेंगुइन दिखता है। तो हम भी वैसे ही खुद को तराश पाए, अपने भीतर की पॉसिबिलिटीज को, हम बेस्ट पॉसिबिलिटीज को निकाल पाए। तो उसके लिए यही याद रखना है कि पहले इंसान आदतें बनाता है, फिर इंसान को आदतें उस इंसान को बनाती है, वो उस आदतों का प्रोडक्ट बन जाता है। तो सजग होना है, कौन कौन सी आदतें पड़ी हुई हैं जो हमें वो बना रही हैं जो हम नहीं बनना चाहते। तो सबसे पहले उन आदतों को छोड़ने का डिसीजन ले लेंगे और धीरे धीरे प्रयास करेंगे, तो जैसे वो लत लगी थी वैसे ही वो लत छूट भी जाएगी। अब अपने अपने दृढ़ संकल्प के ऊपर है। जो कल के सेशन में बताया था कि ज्ञान पाने की तड़प उतनी है क्या जितनी पानी में जब सुकरात ने उसे डुबोया हुआ था। तो वैसे ही उस लत की वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही है, उस आदत की वजह से मुझे जो दिक्कतें हो रही है मुझे वो नहीं सहनी। वो तड़प जब तक उतनी नहीं होगी
तब तक आप उसमें से नहीं निकल पाओगे, तब तक वो चलता है, तब कभी हाँ कभी ना में चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में वो तड़प उतनी हो गई कि सांस नहीं आ रही, अब तो ये मेरी जिंदगी के लिए मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, तो वो क्या होगा, वही तो दृढ़ संकल्प होता है, वही तो लोग ठान लेते हैं। तो वैसे ही अगर वो दृढ़ संकल्प हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगी, फिर तो एफर्ट्स भी नहीं करने, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत सारी चीजों के लिए किया है ऐसे, और नई आदतें भी डेवलप की हैं। सिर्फ वो दृढ़ संकल्प है क्या, वो आदत मुझे सच में अपने जीवन से छोड़नी है, किसी और को रिमाइंड कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी तक के सेशन में किसी को कुछ शेयरिंग करनी है, किसी को कुछ रिमाइंडर मिला हो, अपनी कोई चीज याद आई हो कि हाँ ऐसा ऐसा मैं निकल पाई उस चीज से, या हाँ ये आदत पड़ी तो मेरे अंदर उसका रिजल्ट अभी ये आ गया, मैंने वो अच्छी आदत छोड़ के बुरी आदत लगा ली, या ये बुरी आदत छोड़ी तो मैंने ये किया, आप लोग शेयर कर सकते हैं जल्दी से इस टॉपिक पे, या किसी का कोई सवाल भी हो तो। हाँ जी, मुझे याद आ गया अपना रिमाइंडर। हम्म। जब लोग बताओ। कहते हैं ना कि ये गलत ट्रैक, तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमें, अगर ध्यान दे रहे हैं तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि जब हम 5 साल तक इस गाड़ी से नहीं उतरे तो ऊपर वाला यही चाहता है ना कि हम इसी ट्रैक पे चलते रहें। जब वो हम उससे हमारा हाथ नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब है कि यही ट्रैक हमारे लिए सही है। लोग हाँ, क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दो। अपने आप भी तो मुझे चेंज याद आ फील कर रही होगी ना, अपने आप भी तो चेंज फील कर रही होगी ना, पहले के जीवन में और आज के जीवन में, हाँ खुद हाँ, भी तो। पहले 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 जनरल वाली बोगी थी, अब एसी फर्स्ट क्लास वाली में आ गई ना, तो फर्क तो पड़ गया ना। तो अब जब वापस जनरल पाँच वाली साल से बोगी में नहीं जाना छोड़ा था। है, वापस जनरल नहीं बोगी नहीं में जाना है। तो नहीं, लोग क्या बहुत कह रहे हैं गर्मी कहने है। दो, लोग तो कहेंगे फालतू में इतना टिकट का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, अरे 2 घंटे के लिए तुमने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, इसी में बैठ जाते, क्या जरूरत थी। हम्म। वो तो यही बोलेंगे, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, खुद पे इतना काम करने की क्या जरूरत है, अच्छी तो हो, सब कुछ तो बढ़िया है, अंदर का पेन आने पर मैं कैसे उस पेन को हैंडल कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, पहले कैसे करती थी अब कैसे करती थी, कर पा रही हूँ, वो सहजता तो हमें खुद को पता चलेगी ना। अब हमें देखना है कि हमें उसे कितना पॉलिश और करना है या नहीं करना है, वो बेचैनी किस हद तक है बाहर निकलने की, मुंडी बाहर निकालने की, जब पानी में डुबोया है किसी ने, यानी कि किसी इवेंट ने, हमारे जीवन की किसी घटना ने, या जिसे लोग नसीब भी बोल देते हैं, उसने हमें किसी ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा है किया है जो हमारे लिए पेनफुल हो रही है, तो उसमें से बाहर निकलने की कितनी बेचैनी हमें है, वो हमारे ऊपर है, हम ही उसको डिसीजन ले पाएंगे। सबसे ज्यादा खुशी होती है ये चीज सोच के कि जिसने जन्म दिया ना, जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम्म, उसको उस पेन में से बाहर निकाल लिया, तो बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि बहुत बड़ी मतलब, बात है, बहुत बड़ी बात है। तो लगता है कि जो सीखा ना वो सच में बहुत ज्यादा हाँ, अच्छा, अब मतलब जो ना सीखा वो सिर्फ खुद बहुत को ही। निकाला, ना सिर्फ खुद को निकाला, माँ को भी उस पेन में से निकाल लिया, तो ये सीखा हुआ नहीं, ये अवार्ड वाली बात है, ये सीखा हुआ इस्तेमाल करने की बात नहीं है, ये प्राउड मोमेंट है, उसके लिए सच में ग्रेटिट्यूड में जाओ कि वाह ईश्वर आपने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया, इतना सहज और सरल बना दिया कि मैं अपने आप को भी संभाल पा रही हूँ और उस सिचुएशन में से उन्हें भी सहजता से निकाल पाई हूँ। थी दोनों बेटियों का हुआ है उसमें। आपने मुझे सिखाया, मैंने उनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया ना। हम्म। हम मैं भी अपने आप को ग्रेटिट्यूड, अपने सारी टीचिंग्स को, जो कुछ भी सीख के, जो भी प्रैक्टिस की, जो भी आदतें डाली, उन सभी को ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि इस लायक बन पाई कि माँ के जीवन में से थोड़ा सा पेन कम कर पाई, उन्हें शिफ्ट कर पाई। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक। किसी को और को कुछ शेयर करना है, वरना फिर हम 11 बजे वाले सेशन में मिलेंगे, आज का सेशन यही समाप्त करूंगी। जी निशा जी, अनम्यूट किया, बताएं।
आपने ये कहा माँ के प्रेम से मैं थोड़ा प्रेम शिफ्ट कर पाई, इसका क्या मतलब है? निशा जी, माँ के प्रेम की नहीं, आप शायद कुछ मिसअंडरस्टूड हो गई। ज्योति ने शेयर किया आंटी के बारे में, अपनी मम्मा के बारे में। वो किसी पेन में मतलब कुछ ऐसा हुआ उनके जीवन में कि अगर ज्योति ने ये सब चीजें नहीं सीखी होती तो ज्योति भी उनके साथ दुखी हो रही होती। बहुत बड़ी कोई घटना ऐसी हुई अभी लेटेस्ट, तो उस घटना में से ना सिर्फ वो अपने आप को बैलेंस कर पाई, और बल्कि आंटी को भी वहां से निकलने में मदद कर पाई। वो भी कुछ दिन लाइव सेशन सुनती थी, तो वो उस पेन में उतना ज्यादा परेशान नहीं हुई जितना वो खुद को परेशान कर लेती। जो भी कुछ हुआ उनके जीवन में, तो वो उस बात के लिए ब्लेसिंग कर रही है कि आपने आपने मुझे सिखाया और मैंने मम्मी को बचा लिया उस पेन से। तो मैं खुश होती हूँ इस बात से कि जो मैंने सीखा था वो काम कर रहा है। तो मेरा भी सहयोग उसने बताया, तो मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही थी कि अपनी वो मेरे लिए भी माँ ही है। जो ज्योति की मम्मा जो है, भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया पर वो मेरी दूसरी माँ है, क्योंकि ये जो परिवार है ये मेरे लिए दूसरा मायका है। तो मैं उनके लिए ही ईश्वर को मतलब ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके जीवन में से उस पेन का थोड़ा सा हिस्सा दूर कर पाई। माँ के जीवन में से ओके वो ओके, मुझे। आई गॉट इट मैम, समझ में आ गया मुझे, समझ में। आज आपकी नेटवर्क की तबीयत ठीक वजह से नहीं है? मैम बीच बीच में जा रहा है फिर आ रहा है ना, तो वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। निशा जी, आज आप ठीक हैं? तबीयत सही है आपकी? नहीं मैम, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं, इसीलिए मैम कल वाला सेशन भी मिस हो गया पूरा। हाँ, आवाज से लग रहा है मुझे आपको नजला हो रहा है। हाँ 9 बजे के आसपास एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा ओके फ्री हो जाऊंगी, कर लीजिएगा ध्यान ओके ओके मैम, ओके। से। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं 11 बजे वाले सेशन में। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। यू टू हैव अ गुड डे। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस थैंक यू यू। जी। गॉड ब्लेस।